मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज फिर एक बार मन की बात के माध्यम से आप सभी कोटि-कोटि मेरे परिवारजनों से मिलने का अवसर मिला है। मन की बात में आप सबका स्वागत है। कुछ दिन पहले देश ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो हम सभी को प्रेरणा देती है। भारत के सामर्थ्य के प्रति एक नया विश्वास जगाती है। आप लोग क्रिकेट के मैदान पर टीम इंडिया के किसी बैट्समैन की सेंचुरी सुनकर खुश होते होंगे, लेकिन भारत ने एक और मैदान में सेंचुरी लगाई है और वो बहुत विशेष है। इस महीने 5 तारीख को देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के आंकड़े तक पहुंच गई है। और आपको तो पता ही है, एक यूनिकॉर्न यानी कम से कम 7,500 करोड़ रुपए का स्टार्टअप। इन यूनिकॉर्न्स का कुल वैल्यूएशन $330 बिलियन यानी 25 लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा है। निश्चित रूप से ये बात हर भारतीय के लिए गर्व करने वाली बात है। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि हमारे कुल यूनिकॉर्न में से 44 पिछले साल बने थे। इतना ही नहीं, इस वर्ष के 3-4 महीने में ही 14 और नए यूनिकॉर्न बन गए। इसका मतलब यह हुआ कि ग्लोबल पैंडेमिक के इस दौर में भी हमारे स्टार्टअप्स वेल्थ और वैल्यू क्रिएट करते रहे। इंडियन यूनिकॉर्न्स का एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट यूएसए, यूके और अन्य कई देशों से भी ज्यादा है। एनालिस्ट का तो ये भी कहना है कि आने वाले वर्षों में इस संख्या में तेज उछाल देखने को मिलेगी। एक अच्छी बात ये भी है कि हमारे यूनिकॉर्न्स डाइवर्सिफाइंग है। ये ई कॉमर्स, फिनटेक, एडटेक, बायोटेक जैसे कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। एक और बात जिसे मैं ज्यादा अहम मानता हूं, वो ये है कि स्टार्टअप्स की दुनिया न्यू इंडिया की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट कर रही है। आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। छोटे छोटे शहरों और कस्बों से भी एंटरप्रेन्योर सामने आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारत में जिसके पास इनोवेटिव आइडिया है वो वेल्थ क्रिएट कर सकता है। साथियों, देश की इस सफलता के पीछे देश की युवा शक्ति, देश के टैलेंट और सरकार सभी मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। हर किसी का योगदान है। लेकिन इसमें एक और बात महत्वपूर्ण है, वो है स्टार्टअप वर्ल्ड में राइट मेंटरिंग यानी सही मार्गदर्शन। एक अच्छा मेंटर स्टार्टअप को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। वह फाउंडर्स को राइट डिसीजन के लिए हर तरह से गाइड कर सकता है। मुझे इस बात का गर्व है कि भारत में ऐसे बहुत से मेंटर्स हैं जिन्होंने स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। श्रीधर वेम्बू जी को हाल ही में पद्म सम्मान मिला है। वह खुद एक सफल एंटरप्रेन्योर है, लेकिन अब उन्होंने दूसरे एंटरप्रेन्योर को ग्रूम करने का भी बीड़ा उठाया है। श्रीधर जी ने अपना काम ग्रामीण इलाके से शुरू किया है। वे ग्रामीण युवाओं को गांव में ही रहकर इस क्षेत्र में कुछ करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारे यहाँ मदन पड़ाकी जैसे लोग भी हैं जिन्होंने रूरल एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए 2014 में वन ब्रिज नाम का प्लेटफॉर्म बनाया था। आज वन ब्रिज दक्षिण और पूर्वी भारत के 75 से अधिक जिलों में मौजूद है। इससे जुड़े 9,000 से अधिक रूरल एंटरप्रेन्योर्स ग्रामीण उपभोक्ताओं को अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। मीरा शेनॉय जी भी ऐसी ही एक मिसाल है। वो रूरल, ट्राइबल और डिसेबल यूथ के लिए मार्केट लिंक स्किल ट्रेनिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। मैंने यहाँ तो कुछ ही नाम लिए हैं, लेकिन आज
हमारे बीच मेंटर्स की कमी नहीं है। हमारे लिए यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि स्टार्टअप्स के लिए आज देश में एक पूरा सपोर्ट सिस्टम तैयार हो रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमें भारत के स्टार्टअप वर्ल्ड के प्रगति की नई उड़ान देखने को मिलेगी। साथियों, कुछ दिनों पहले मुझे एक ऐसी इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव चीज मिली जिसमें देशवासियों की क्रिएटिविटी और उनके आर्टिस्टिक टैलेंट का रंग भरा है। एक उपहार है जिसे तमिलनाडु के तंजावुर के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ने मुझे भेजा है। इस उपहार में भारतीयता की सुगंध है और मातृशक्ति के आशीर्वाद। मुझ पर उनके स्नेह की भी झलक है। यह एक स्पेशल तंजावुर डॉल है जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। मैं तंजावुर सेल्फ हेल्प ग्रुप को विशेष धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे स्थानीय संस्कृति में रचे बसे इस उपहार को भेजा। वैसे साथियों, ये तंजावुर डॉल जितनी खूबसूरत होती है, उतनी ही खूबसूरती से ये महिला सशक्तिकरण की नई गाथा भी लिख रही है। तंजावुर में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के स्टोर और कियोस्क भी खुल रहे हैं। इसकी वजह से कितने ही गरीब परिवारों की जिंदगी बदल गई है। ऐसे कियोस्क और स्टोर्स की सहायता से महिलाएं अब अपने प्रोडक्ट ग्राहकों को सीधे बेच पा रही हैं। इस पहल को तारगईगल कई विनयी पोरुत्कल वीरप्पनई अंगाड़ी नाम दिया गया है। खास बात यह है कि इस पहल से 22 सेल्फ हेल्प ग्रुप जुड़े हुए हैं। आपको ये भी जानकर अच्छा लगेगा कि महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिला स्वयं सहायता समूह के ये स्टोर तंजावुर में बहुत ही प्राइम लोकेशन पर खुले हैं। इनकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी भी महिलाएं उठा रही हैं। ये महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप तंजावुर डॉल और ब्रोंज लैंप जैसे जीआई प्रोडक्ट के अलावा खिलौने, मेट और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी बनाते हैं। ऐसे स्टोर की वजह से जीआई प्रोडक्ट्स के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट की बिक्री में भी काफी तेजी देखने को मिली है। इस मुहिम की वजह से न केवल कारीगरों को बढ़ावा मिला है, बल्कि महिलाओं की आमदनी बढ़ने से उनका सशक्तिकरण भी हो रहा है। मेरा मन की बात के श्रोताओं से भी एक आग्रह है, आप अपने क्षेत्रों में ये पता लगाएं कि कौन से महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं। उनके प्रोडक्ट्स के बारे में भी आप जानकारी जुटाएं और ज्यादा से ज्यादा इन उत्पादों को उपयोग में लाएं। ऐसा करके आप सेल्फ हेल्प ग्रुप की आय बढ़ाने में तो मदद करेंगे ही, आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी गति देंगे। साथियों, हमारे देश में कई सारी भाषाओं, लिपियां और बोलियों का समृद्ध खजाना है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पहनावा, खान पान और संस्कृति, ये हमारी पहचान है। ये डाइवर्सिटी, ये विविधता एक राष्ट्र के रूप में हमें अधिक सशक्त करती है और एकजुट रखती है। इसी से जुड़ा एक बेहद प्रेरक उदाहरण है एक बेटी कल्पना का, जिसे मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। उनका नाम कल्पना है, लेकिन उनका प्रयास एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची भावना से भरा हुआ है। दरअसल कल्पना ने हाल ही में कर्नाटका में अपनी 10वीं की परीक्षा पास की है। लेकिन उनकी सफलता की बेहद खास बात यह है कि कल्पना को कुछ समय पहले तक कन्नड़ा भाषा ही नहीं आती थी। उन्होंने न सिर्फ 3 महीने में कन्नड़ा भाषा सीखी, बल्कि 92 नंबर भी मिला करके दिखाए। आपको ये जानकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। उनके बारे में और भी कई बातें ऐसी हैं जो आपको हैरान भी करेगी और प्रेरणा भी देगी। कल्पना मूल रूप से उत्तराखंड के जोशीमठ की रहने वाली है। वे पहले टीबी से पीड़ित रही थी और जब वे तीसरी कक्षा में थी,
तभी उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। कल्पना बाद में मैसूरू की रहने वाली प्रोफेसर तारामूर्ति के संपर्क में आई, जिन्होंने न सिर्फ उन्हें प्रोत्साहित किया बल्कि हर तरह से उनकी मदद भी की। आज वो अपनी मेहनत से हम सब के लिए एक उदाहरण बन गई है। मैं कल्पना को उनके हौसले के लिए बधाई देता हूँ। इसी तरह हमारे देश में कई ऐसे लोग भी हैं जो देश की भाषाई विविधता को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक साथी हैं पश्चिम बंगाल में पुरुलिया के श्रीपति टूडू जी। टूडू जी पुरुलिया की सिद्धो कानो बिरसा यूनिवर्सिटी में संथाली भाषा के प्रोफेसर हैं। उन्होंने संथाली समाज के लिए उनकी अपनी ओल्ड चिकी लिपि में देश के संविधान की कॉपी तैयार की है। श्रीपति टूडू जी कहते हैं कि हमारा संविधान हमारे देश के हर एक नागरिक को उनके अधिकार और कर्तव्य का बोध कराता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को इससे परिचित होना जरूरी है। इसलिए उन्होंने संथाली समाज के लिए उनकी अपनी लिपि में संविधान की कॉपी तैयार करके भेंट सौगात के रूप में दी है। मैं श्रीपति जी की सोच और उनके प्रयासों की सराहना करता हूँ। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का जीवंत उदाहरण है। इस भावना को आगे बढ़ाने वाले ऐसे बहुत से प्रयासों के बारे में आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत की वेबसाइट पर भी जानकारी मिलेगी। यहाँ आपको खान पान, कला, संस्कृति, पर्यटन समेत ऐसे कई विषयों पर एक्टिविटीज के बारे में पता चलेगा। आप इन एक्टिविटीज में हिस्सा भी ले सकते हैं। इससे आपको अपने देश के बारे में जानकारी भी मिलेगी और आप देश की विविधता को महसूस भी करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय हमारे देश में उत्तराखंड के चार धाम की पवित्र यात्रा चल रही है। चार धाम और खासकर केदारनाथ में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। लोग अपनी चार धाम यात्रा के सुखद अनुभव शेयर कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा कि श्रद्धालु केदारनाथ में कुछ यात्रियों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी की वजह से बहुत दुखी भी है। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने अपनी बात रखी है। हम पवित्र यात्रा में जाएं और वहां गंदगी का ढेर हो, ये ठीक नहीं। लेकिन साथियों, इन शिकायतों के बीच कई अच्छी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। जहां श्रद्धा है, वहां सृजन और सकारात्मकता भी है। कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो बाबा केदार के धाम में दर्शन पूजन के साथ साथ स्वच्छता की साधना भी कर रहे हैं। कोई अपने ठहरने के स्थान के पास सफाई कर रहा है, तो कोई यात्रा मार्ग से कूड़ा कचरा साफ कर रहा है। स्वच्छ भारत अभियान की टीम के साथ मिलकर कई संस्थाएं और स्वयंसेवी संगठन भी वहां काम कर रहे हैं। साथियों, हमारे यहाँ जैसे तीर्थ यात्रा का महत्व होता है, वैसे ही तीर्थ सेवा का भी महत्व बताया गया है। और मैं तो ये भी कहूंगा, तीर्थ सेवा के बिना तीर्थ यात्रा भी अधूरी है। देवभूमि उत्तराखंड में से कितने ही लोग हैं जो स्वच्छता और सेवा की इस साधना में लगे हुए हैं। रुद्रप्रयाग के रहने वाले श्रीमान मनोज बेंजवाल जी से भी आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। मनोज जी ने पिछले 25 वर्षों से पर्यावरण की देखरेख का बीड़ा उठा रखा है। वो स्वच्छता की मुहिम चलाने के साथ ही पवित्र स्थलों को प्लास्टिक मुक्त करने में भी जुटे रहते हैं। वहीं गुप्त काशी में रहने वाले सुरेंद्र बगवाड़ी जी ने भी स्वच्छता को अपना जीवन मंत्र बना लिया है। वो गुप्त काशी में नियमित रूप से सफाई कार्यक्रम चलाते हैं और मुझे पता चला है इस अभियान का नाम भी उन्होंने मन की बात रख लिया है। ऐसे ही देवर गांव की चंपा देवी जी पिछले 3 साल से अपने गांव की महिलाओं को कूड़ा प्रबंधन
यानी वेस्ट मैनेजमेंट सिखा रही है। चंपा जी ने सैकड़ों पेड़ भी लगाए हैं और उन्होंने अपने परिश्रम से एक हरा भरा वन तैयार कर दिया है। साथियों, ऐसे ही लोगों के प्रयासों से देवभूमि और तीर्थों की वो दैवीय अनुभूति बनी हुई है, जिसे अनुभव करने के लिए हम वहां जाते हैं। इस देवत्व और आध्यात्मिकता को बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी भी तो है। अभी हमारे देश में चार धाम यात्रा के साथ साथ आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा, पंढरपुर यात्रा और जगन्नाथ यात्रा जैसी कई यात्राएं होगी। सावन मास में तो शायद हर गांव में कोई न कोई मेला लगता है। साथियों, हम जहां कहीं भी जाए, इन तीर्थ क्षेत्रों की गरिमा बनी रहे, शुचिता, साफ सफाई, एक पवित्र वातावरण, हमें इसे कभी नहीं भूलना है। उसे जरूर बनाए रखें और इसलिए जरूरी है कि हम स्वच्छता के संकल्प को याद रखें। कुछ दिन बाद ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाता है। पर्यावरण को लेकर हमें अपने आसपास की सकारात्मक अभियान चलाने चाहिए और ये निरंतर करने वाला काम है। आप इस बार सबको साथ जोड़कर स्वच्छता और वृक्षारोपण के लिए कुछ प्रयास जरूर करें। आप खुद भी पेड़ लगाइए और दूसरों को भी प्रेरित करिए। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले महीने 21 जून को हम 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने वाले हैं। इस बार योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं आप सभी से योग दिवस को बहुत ही उत्साह के साथ मनाने का आग्रह करूंगा। हाँ, कोरोना से जुड़ी जरूरी सावधानियां भी बरतें। वैसे अब तो पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर हालात पहले से कुछ बेहतर लग रहे हैं। अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कवरेज की वजह से अब लोग पहले से कहीं ज्यादा बाहर भी निकल रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया में योग दिवस को लेकर काफी तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। कोरोना महामारी ने हम सभी को ये एहसास भी कराया है कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य का कितना अधिक महत्व है और योग इसमें कितना बड़ा माध्यम है। लोग ये महसूस कर रहे हैं कि योग से फिजिकल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल वेलबीइंग को भी कितना बढ़ावा मिलता है। विश्व के टॉप बिजनेस पर्सन से लेकर फिल्म और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज तक, स्टूडेंट से लेकर सामान्य मानवी तक, सभी योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर आप सभी को बहुत अच्छा लगता होगा। साथियों, इस बार देश विदेश में योग दिवस पर होने वाले कुछ बेहद इनोवेटिव उदाहरणों के बारे में मुझे जानकारी मिली है। इन्हीं में से एक है गार्डियन रिंग। एक बड़ा ही यूनिक प्रोग्राम होगा। इसमें मूवमेंट ऑफ सन को सेलिब्रेट किया जाएगा। यानी सूरज जैसे जैसे यात्रा करेगा, धरती के अलग अलग हिस्सों से हम योग के जरिए उसका स्वागत करेंगे। अलग अलग देशों में इंडियन मिशंस वहां के लोकल टाइम के मुताबिक सूर्योदय के समय योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। एक देश के बाद दूसरे देश से कार्यक्रम शुरू होगा। पूरब से पश्चिम तक निरंतर यात्रा चलती रहेगी। फिर ऐसे ही ये आगे बढ़ता रहेगा। इन कार्यक्रमों की स्ट्रीमिंग भी इसी तरह एक के बाद एक जुड़ती जाएगी। यानी ये एक तरह का रिले योगा स्ट्रीमिंग इवेंट होगा। आप भी इसे जरूर देखिएगा। साथियों, हमारे देश में इस बार अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए देश के 75 प्रमुख स्थानों पर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होगा। इस अवसर पर कई संगठन और देशवासी ने अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्र की खास जगहों पर
कुछ न कुछ इनोवेटिव करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे भी ये आग्रह करूंगा, इस बार योग दिवस मनाने के लिए आप अपने शहर, कस्बे या गांव की किसी ऐसी जगह चुने जो सबसे खास हो। ये जगह कोई प्राचीन मंदिर और पर्यटन केंद्र हो सकता है, या फिर किसी प्रसिद्ध नदी, झील या तालाब का किनारा भी हो सकता है। इससे योग के साथ साथ आपके क्षेत्र की पहचान भी बढ़ेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस समय योग दिवस को लेकर 100 डे काउंटडाउन भी जारी है, या यूं कहें कि निजी और सामाजिक प्रयासों से जुड़े कार्यक्रम 3 महीने पहले ही शुरू हो चुके हैं। जैसा कि दिल्ली में 100वें दिन और 75वें दिन के काउंटडाउन प्रोग्राम्स हुए हैं, वहीं असम के शिवसागर में 50वें और हैदराबाद में 25वें काउंटडाउन इवेंट आयोजित किए गए। मैं चाहूंगा कि आप भी अपने यहाँ अभी से योग दिवस की तैयारियां शुरू कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए। हर किसी को योग दिवस के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आग्रह कीजिए, प्रेरित कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी योग दिवस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, साथ ही योग को अपने दैनिक जीवन में भी अपनाएंगे। साथियों, कुछ दिन पहले मैं जापान गया था। अपने कई कार्यक्रमों के बीच मुझे कुछ शानदार शख्सियतों से मिलने का मौका मिला। मैं मन की बात में आपसे उनके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। वे लोग हैं तो जापान के, लेकिन भारत के प्रति इनमें गजब का लगाव और प्रेम है। इनमें से एक है हिरोशी कोइके जी, जो एक जाने माने आर्ट डायरेक्टर है। आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि इन्होंने महाभारत प्रोजेक्ट को डायरेक्ट किया है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कंबोडिया में हुई थी और पिछले 9 सालों से ये निरंतर जारी है। हिरोशी कोइके जी हर काम बहुत ही अलग तरीके से करते हैं। वे हर साल एशिया के किसी देश की यात्रा करते हैं और वहाँ लोकल आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस के साथ महाभारत के कुछ हिस्सों को प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से उन्होंने इंडिया, कंबोडिया और इंडोनेशिया सहित 9 देशों में प्रोडक्शन किए हैं और स्टेज परफॉर्मेंस भी दी है। हिरोशी कोइके जी उन कलाकारों को एक साथ लाते हैं जिनका क्लासिकल और ट्रेडिशनल एशियन परफॉर्मिंग आर्ट्स में डाइवर्स बैकग्राउंड रहा है। इस वजह से उनके काम में विविध रंग देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और जापान के परफॉर्मर्स जावा नृत्य, बाली नृत्य, थाई नृत्य के जरिए इसे और आकर्षक बना देते हैं। खास बात यह है कि इसमें प्रत्येक परफॉर्मर अपनी ही मातृभाषा में बोलता है और कोरियोग्राफी बहुत ही खूबसूरती से इस विविधता को प्रदर्शित करती है। और म्यूजिक की डाइवर्सिटी इस प्रोडक्शन को और जीवंत बना देती है। उनका उद्देश्य इस बात को सामने लाना है कि हमारे समाज में डाइवर्सिटी और कोएग्जिस्टेंस का क्या महत्व है और शांति का रूप वास्तव में कैसा होना चाहिए। इनके अलावा मैं जापान में जिन अन्य 2 लोगों से मिला, वे हैं आत्सुशि मात्सुओ जी और केंजी योशी जी। ये दोनों ही टेम प्रोडक्शन कंपनी से जुड़े हैं। इस कंपनी का संबंध रामायण की उस जापानीज एनिमेशन फिल्म से है जो 1993 में रिलीज हुई थी। यह प्रोजेक्ट जापान के बहुत ही मशहूर फिल्म डायरेक्टर युगो साकोजी से जुड़ा हुआ था। करीब 40 साल पहले 1983 में उन्हें पहली बार रामायण के बारे में पता चला था। रामायण उनके हृदय को छू गई, जिसके बाद उन्होंने इस पर गहराई से रिसर्च शुरू कर दी। इतना ही नहीं,
उन्होंने जापानी भाषा में रामायण के 10 वर्जन्स पढ़ डाले और वो इतने पर ही नहीं रुके। वे इसे एनिमेशन में भी उतारना चाहते थे। इसमें इंडियन एनिमेटर्स ने भी उनकी काफी मदद की। उन्हें फिल्म में दिखाए गए भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में गाइड किया गया। उन्हें बताया गया कि भारत में लोग धोती कैसे पहनते हैं, साड़ी कैसे पहनते हैं, बाल कैसे बनाते हैं, बच्चे परिवार के अंदर एक दूसरे का मान सम्मान कैसे करते हैं, आशीर्वाद की परंपरा क्या होती है, प्रातः उठ करके अपने घर के जो सीनियर है उनको प्रणाम करना, उनके आशीर्वाद लेना, ये सारी बातें अब 30 सालों के बाद यह एनिमेशन फिल्म फिर से 4K में रीमास्टर की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के जल्द ही पूरा होने की संभावना है। हमसे हजारों किलोमीटर दूर जापान में बैठे लोग जो न हमारी भाषा जानते हैं, जो न हमारी परंपराओं के बारे में उतना जानते हैं, उनका हमारी संस्कृति के लिए समर्पण, ये श्रद्धा, ये आदर बहुत ही प्रशंसनीय है। कौन हिंदुस्तानी इस पर गर्व नहीं करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, स्व से ऊपर उठकर समाज की सेवा का मंत्र, सेल्फ फॉर सोसाइटी का मंत्र हमारे संस्कारों का हिस्सा है। हमारे देश में अनगिनत लोग इस मंत्र को अपना जीवन ध्येय बनाए हुए हैं। मुझे आंध्र प्रदेश में मरकापुरम में रहने वाले एक साथी राम भूपाल रेड्डी जी के बारे में जानकारी मिली। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि राम भूपाल रेड्डी जी ने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली अपनी सारी कमाई बेटियों की शिक्षा के लिए दान कर दी है। उन्होंने करीब करीब 100 बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुलवाए और उसमें अपने 25 लाख से ज्यादा रुपए जमा करवा दिए। ऐसे ही सेवा का एक और उदाहरण यूपी में आगरा के कचौरे गांव का है। काफी साल से इस गांव में मीठे पानी की किल्लत थी। इस बीच गांव के एक किसान कुंवर सिंह को गांव से 6-7 किलोमीटर दूर अपने खेत में मीठा पानी मिल गया। ये उनके लिए बहुत खुशी की बात थी। उन्होंने सोचा, क्यों न इस पानी से बाकी सभी गांववासियों की भी सेवा की जाए। लेकिन खेत से गांव तक पानी ले जाने के लिए 30-32 लाख रुपए चाहिए थे। कुछ समय बाद कुंवर सिंह के छोटे भाई श्याम सिंह सेना से रिटायर होकर गांव आए तो उन्हें ये बात पता चली। उन्होंने रिटायरमेंट पर मिली अपनी सारी धनराशि इस काम के लिए सौंप दी और खेत से गांव तक पाइपलाइन बिछाकर गांव वालों के लिए मीठा पानी पहुंचाया। अगर लगन हो, अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीरता हो, तो एक व्यक्ति भी कैसे पूरे समाज का भविष्य बदल सकता है, ये प्रयास इसकी बड़ी प्रेरणा है। हम कर्तव्य पथ पर चलते हुए ही समाज को सशक्त कर सकते हैं, देश को सशक्त कर सकते हैं। आजादी के इस अमृत महोत्सव में यही हमारा संकल्प होना चाहिए और यही हमारी साधना भी होनी चाहिए, और जिसका एक ही मार्ग है, कर्तव्य, कर्तव्य और कर्तव्य। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मन की बात में हमने समाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। आप सब अलग अलग विषयों से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव मुझे भेजते हैं और उन्हीं के आधार पर हमारी चर्चा आगे बढ़ती है। मन की बात के अगले संस्करण के लिए अपने सुझाव भेजना भी मत भूलिएगा। इस समय आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जिन आयोजन में आप शामिल हो रहे हैं, उनके बारे में भी मुझे जरूर बताइए। नमो ऐप और माय गॉव पर मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। अगली बार हम एक बार फिर मिलेंगे, फिर से देशवासियों से जुड़े ऐसे ही विषयों पर बातें करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास सभी जीव जंतुओं का भी ख्याल रखिए। गर्मियों के इस मौसम में आप पशु पक्षियों के लिए खाना पानी देने का अपना मानवीय दायित्व भी निभाते रहें।
ये जरूर याद रखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।